कंप्लीट है सर, उसको कैसे आंकते हैं आप? देखिए बिल्कुल फेल्योर कार्यकाल है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सत्ता के अंदर आई उन सब मुद्दों को बीजेपी ने छोड़ दिया। पेपर लीक की घटनाएं, आरपीएससी भंग करने की घटनाएं, कई ब्लाइंड मर्डर थे कांग्रेस के सरकार के समय, कई ऐसे भ्रष्टाचार में गहलोत के समय था। आपका ये जो मिड डे मील का बड़ा घोटाला था जिसमें सरकार के मंत्री शामिल थे, एक भी मामले की जांच नहीं कराई। कई लोगों ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उनको क्लीन चिट दे दी। और कांग्रेस की जैसी सरकार थी उससे मैं तो ये कहूंगा कि गहलोत की सरकार से ही ज्यादा दुर्दिन आ गए राजस्थान के, कि भजन लाल जी को सारे ब्यूरोक्रेट चलाते हैं, उनको खुद को पता ही नहीं कौन अपना कौन पराया, और वो किस हद तक जा सकते हैं, क्या हो रहा है सीएम ऑफिस के अंदर, क्या सीएम रेजिडेंस में हो रहा है, उनको कोई जानकारी नहीं है। अलग अलग गुटों में भारतीय जनता पार्टी बंट गई, जिस तरह कांग्रेस गुटों में बंटी, बीजेपी भी गुटों में बंटी हुई है। और बीजेपी को कौन लोग चला रहे हैं इसका ही पता नहीं। 5-6 जगह से सीएम चल रहे हैं, अपनी कमिटमेंट से बदल जाते हैं। जवान को रोजगार नहीं, किसान का कर्जा माफ नहीं, और 1.5-1.25 साल निकल गया। और जिस तरह विधानसभा का सत्र चल रहा है, आप देखिए पिछली बार भी कितनी डिस्टर्ब हुई, इस बार विधानसभा डिस्टर्ब हुई है। तो कहीं न कहीं सत्ता पक्ष भी उतना ही दोषी है जितने विपक्षी लोग दोषी है विधानसभा नहीं चलाने का। राजस्थान की जनता में चर्चा है कि भजनलाल सीएम से लग ही नहीं रहे हैं, क्या अपने वो सीएम की भूमिका अच्छी तरीके से निभा पा रहे हैं? नहीं निभा पा रहे हैं ना, बहुत लोग नाराज है। आम व्यक्ति मतलब उनके नाम से हंसने लग जाता है। जी। उपराष्ट्रपति धनखड़ कल आए थे चुनाव, उन्होंने एक बयान दिया था कि मोदी का मजाक उड़ाने वालों से मेरे को चिढ़ है। वो गुदड़ी के लाल है, स्टेशन पे चाय बेची है, बचपन। धनखड़ साहब को तो आगे राष्ट्रपति बनने के लिए वो कर रहे हैं प्रयास। ये जो किसी भी हद तक कुछ भी कह सकता है। जी। वो उनकी बात को कोई नहीं सुनता। मेरी बात, वो जाटों को बैलेंस करने के लिए यूपी, हरियाणा, राजस्थान देश के जाटों का वोट बीजेपी को इसलिए उनको बनाया, लेकिन उनके कहने से 50 जाट वोट नहीं देते राजस्थान और देश के अंदर। उनको ये गलतफहमी है कि वो जाटों के नेता देश के, इस गलतफहमी में उनको नहीं जीना चाहिए। गलतफहमी निकालनी, अपना राष्ट्रपति बनाने का रास्ता क्लियर करें। इसलिए कई तरह की बातें जो नहीं कहनी चाहिए, संवैधानिक पोस्ट पे होते हुए भी उपराष्ट्रपति ने अपने उपराष्ट्रपति का जो पद है उसकी गरिमा को डाउन किया है धनखड़ ने। जी। नागौर में एक बयान आया था आपका एसपी के खिलाफ। 2-3 दिन पहले एक आपके नागौर के एमएलए हैं जो पूर्व मंत्री भी रहे, उन्होंने भी एक एसपी के खिलाफ बोला है, बयान दिया था। तो क्या एसपी नागौर का एसपी बहुत भ्रष्ट है, हर मामले के अंदर बंदी ले रहा है ये, और जितने अवगुण होने चाहिए इसके अंदर है। ये बीजेपी के नेताओं की फाटक खोलता खुद, सिर्फ पोस्टिंग नहीं, पता नहीं क्या इंटरेस्ट है इसका नाम, मेरे तो समझ में नहीं आया कि एकदम से इसका कोई लंबा, इसकी नौकरी भी ऐसा नहीं 20 साल पड़ी हो, लेकिन भ्रष्टाचार बजरी से लेके जो मामले उठे हैं तमाम जगह एसपी भ्रष्टाचार कर रहा है। और मुख्यमंत्री कार्यालय के अंदर एक व्यक्ति ऐसा है सरकार का जिसका वरदस्त इसको है, और सीधा पैसा यहाँ से मुख्यमंत्री जो ऑफिस के अंदर, मुख्यमंत्री ऑफिस के अंदर जो आईजी बैठा है एक, वो डायरेक्ट एसपी के टच में है। और ज्यादातर बजरी की जो ट्रकें हैं इन्होंने खुद निकाली है सीएम ऑफिस के उस आईजी ने और एसपी ने मिलकर, और एसपी ने करोड़ों अरबों रुपए नागौर के अंदर कमाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता उसकी हाजिरी देते हैं, कोई बोलने वाला है नहीं। और हम लड़ रहे हैं, तो लड़ाई के समय कोई मौके पे कभी एसपी आया नहीं। जब बड़ा मौका आता तो भाग जाता, छुप जाता, किसी और को भेजता है। ये महाभ्रष्ट है, और सारे तस्करों मतलब ये हर चीज को अंजाम देता खुद ही बैठ के, ये क्राइम आप लोग करो। ये क्राइम सीन है, उनको क्रिएट करता है कि इस तरीके से क्राइम करो, भाग जाओ, मैं बैठा हूँ। तो एक तरीके से क्रिमिनल प्रवृत्ति का व्यक्ति नागौर का एसपी है, और इससे बहुत बड़ा नुकसान भजनलाल सरकार को हो रहा है इस एसपी की वजह से। किरोड़ी जी गवर्नमेंट बनने के बाद भी गवर्नमेंट से नाराज चल रहे हैं, भजनलाल गवर्नमेंट से नाराज चल रहे हैं। अब डॉक्टर साहब का ये है साहब, डॉक्टर साहब क्या कि थर्ड फ्रंट की बात करके मेरे साथ खूब समय तक रहे, मुझे छोड़ दिया इन्होंने, वापस वसुंधरा जी के पास चले जाए। अब डॉक्टर साहब वहाँ ये सोचे कि भाई मैं वापस आ गया। अब चूंकि चुनाव 2 साल में हारने के बाद कहीं न कहीं आदमी जब हारता है उसको ये होता है हाँ कि यार बीजेपी वाले क्यों मानेंगे। और डॉक्टर साहब ने कई मामलों में मोर्चा ठीक हो रहा है, एसआई भर्ती का था, हम भी साथ थे, तो एसआई भर्ती रद्द होनी चाहिए, कई मुद्दे उनके ठीक है, लेकिन वो मुद्दे उठाते हैं फिर बाद के अंदर, जैसे बीजेपी के अंदर भी चले गए, लेटर लिख दिया कि उन्होंने जब कहा माफी मांगो, तो डॉक्टर साहब ने लेटर लिख दिया था कि भाई ठीक है चूक हो गई, और फिर वापस बयान आया। तो डॉक्टर साहब को भी अब मजबूती के साथ जो भी कदम उठाना है, या तो बीजेपी के अंदर रहना है तो बीजेपी के अंदर रह के बात करे, और नहीं तो बीजेपी छोड़ के हमारे साथ आए सड़क पे। राजस्थान की जनता तैयार बैठी है। डॉक्टर साहब के आते ही जाट, मीणा, गुजर, मेघवाल, मुस्लिम बन जाएगा समीकरण राजस्थान के अंदर,
आओ आप, राजस्थान तैयार खड़ा है जी बदलाव के लिए। बेनीवाल जी, मैं एक सवाल और करूं। पहले आप बीजेपी के साथ रहे, अब कांग्रेस के साथ में हैं। अब राजस्थान में चर्चाएं होने लग गई हैं कि हनुमान बेनीवाल राजनीतिक जो हनुमान वाली राजनीतिक व्यक्तित्व तो भटकाव सा लग रहा है, इस पे क्या बोलेंगे? उसका राजस्थान के लोगों ने लड़ाई लड़ी नहीं ना। राजस्थान में अच्छा बताओ किस आदमी ने पार्टी बनाई आज तक? जी पार्टी किरोड़ीलाल जी ने नहीं बनाई, मैंने ही बनाई पहली पार्टी। जी। अब आदिवासी पार्टी बनी, जी। क्योंकि बीजेपी से मेरा अलायंस था जी और बीजेपी का अलायंस जिन मुद्दों पे था, जैसे ही तीनों कृषि बिल आए, जब किसान की बात आई तो मैंने सत्ता को ठोकर मार के किसानों का साथ दिया। जी और अब मैंने कांग्रेस पार्टी से अलायंस इसलिए किया कि बीजेपी को सबक सिखाना है राजस्थान के अंदर, और हमारे अलायंस की वजह से ही 11 के आंकड़े पे पहुंची कांग्रेस पार्टी, नहीं तो 0 थी दोनों बार। जी। मैं कोई भटकाव नहीं हूँ। मेरी पार्टी आने वाले समय के अंदर राजस्थान में मजबूती से उभर के आएगी। हाँ, हमारे पास धन नहीं है, पैसा नहीं है, हम कोई क्राउड फंडिंग भी नहीं की, कोई इलेक्ट्रल बॉन्ड नहीं खरीदे। ईमानदारी के साथ प्रयास करेंगे, हम राजस्थान को न्याय दिलाएं, हर वर्ग को साथ लेके चलें। क्योंकि राजस्थान में लोग लड़े नहीं, इसलिए तरह तरह के कयास लगाते रहते हैं, क्योंकि संघर्ष उन लोगों ने सड़कों पर नहीं किया, राजस्थान के नेताओं ने। उनकी गलती नहीं है, यहाँ की कल्चर ही ऐसी है। हम चाहते हैं कि राजस्थान की वो छाप जो दिल्ली के अंदर मैंने छोड़ी थी संघर्ष करके, हरियाणा, यूपी और उन तमाम नेताओं के मुंह बंद कर दी जो कहते थे कि राजस्थान के लोग लड़ाके नहीं है, और अब कहते हैं कि राजस्थान में हनुमान बेनीवाल लड़ाका है जो अपने दमखम के साथ लड़ाई लड़ रहा है। मैं लड़ रहा हूँ, मैं कोई कांग्रेस के साथ नहीं, बीजेपी के साथ नहीं हूँ। मैं स्टेट और मेरी पार्टी और लोग क्या चाहते हैं उसी हिसाब से मैं हूँ। अगर मोदी उस समय तीनों कृषि बिल वापस ले लेते, मैं उनके साथ रह जाता, नहीं लिए, मैं बाहर आ गया। और अब मुझे चूंकि नागौर के अंदर उस घराने को घर बिठाना था, तो चुनाव लड़ने के लिए अलायंस की आवश्यकता थी। तो अलायंस कांग्रेस पार्टी से हो गया, कांग्रेस को फायदा हुआ हर जगह। हमें 2-1 लाख का फायदा हुआ, 25-30 लाख वोट का कांग्रेस को फायदा हुआ। गवर्नमेंट निकाय और पंचायत चुनाव लटका रही है, कैसे आंकते हैं सर? देखिए, बिल्कुल गलत तरीके से। और ये पंचायतों का जो पुनर्सीमांकन कर रही है, जिस तरह वार्डों का, ग्राम पंचायतों का गुंडागर्दी करी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस मामले के अंदर, कांग्रेस ही चुप है, बोल नहीं रहे। कांग्रेस का काम अब एक ही रह गया कि अखबार में कैसे छपे, बस। तो अखबार में छपने का काम है। ये बिल्कुल, हमें तो इनकी शंका, इनका जो नियत है, इस पे ये शंका उत्पन्न हो रही है कि चुनाव कराएंगे कि नहीं कराएंगे। कोई बड़ी बात नहीं, पुनर्सीमांकन करा के 2 साल चुनाव कराए नहीं। गहलोत ने भी तो 5 चरण में चुनाव कराए थे, तो ये भी नहीं कराए, कौन रोक रहा है इनको? और ये जरूरी भी नहीं चुनाव हो, कहाँ लिखा हुआ चुनाव जरूरी? ये तो अलग अलग आयोग है इनका, तो स्टेट के अंडर का मामला सारा। आपने पार्टी बनाई, संघर्ष किया, 3 विधानसभा सीटें भी जीती, 2 बार MP भी बन गए। आपके जो साथी थे, उमेदवार बेनीवाल जी थे, अभी जो आपके खींवसर से MLA चुने गए हैं डांगा, वो आपके साथ में रह गए, अब छोड़ के चले गए आपको। क्या आपकी भी भविष्य की जो राजनीति है वो इसलिए छोड़ के चले गए? कई लोग महत्वाकांक्षी होते हैं और कई लोगों को लगता है कि भाई हम साथ देने से हमें पॉपुलरिटी मिल गई, हमारा काम निकल गया। दूसरे लोग कंधे पे हाथ रख के ले जाते हैं, वो नासमझ लोग हैं। उनके लिए मैं खुद ही लड़ रहा था। जो मेरे सामने MLA के अंदर अभी ये चुनाव बीजेपी जीता है, इसको मैंने प्रधान बनाया, इसके परिवार में कोई प्रधान थोड़ी था, मैंने ही बनाया, इसको नेता बनाया। अब रह नहीं पाया, ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, तो कहीं न कहीं किसी के झांसे में आ गया, और ये इनके झांसे में आया। पैसे टक्के के मामले में थोड़ा ज्यादा इसको लालच था, कहीं न कहीं सरकार के साथ रह के अपने आप को ये वैसे करना चाहता होगा। आप अपनी पत्नी को इस बार टिकट नहीं देके, अगर किसी कार्यकर्ता को टिकट दे दो तो क्या जीत की संभावना? तो 60,000 से हारता, वो दूसरा 60,000 से, और कोई होता तो 40,000 से। पत्नी को टिकट इसलिए दिया कि कार्यकर्ता हारता और मेरी बदनामी करा था कि हनुमान जी ने हार के सामने मुझे दिया। मेरा वोट तो बढ़ा है, 95,000 आया। आज तक 9 चुनाव MLA MP के जो लड़े मैंने वहाँ पे खींवसर के अंदर, उन सब में हाईएस्ट वोट 95,000 आया। कांग्रेस BJP मिल गई दोनों, और धन बल, बाहुबल, और सबसे बड़ी बात, मैंने तो सीट छोड़ी, मेरी तो सीट थी। मैं चाहता था MP पत्नी को बना लेता, MLA रह जाता 5 साल, लेकिन मुझे लोगों का डोल भी तो देखना था कि लोगों का डोल कैसा है। देख लिया, मेरे क्या फर्क पड़ा, मैं तो MP हूं ना, लड़ता रहूंगा, फिर खड़ा करूंगा स्टेट को। पत्नी को, भाई को बढ़ाना मेरा मकसद नहीं है, परिवारवाद के खिलाफ हूँ। मजबूरियां हैं, लोग कहते साहब आप भाई को लड़ाओ, दबाओ, फिर शाम चले जाए, पत्नी को लड़ाओ साहब, नहीं तो हम नहीं करेंगे, तो ठीक है। तो ये सारे मामले थे, इसमें कोई मेरी हार नहीं है, मेरी तो जीत हुई है। 15,000 वोट बढ़े हैं मेरे, कांग्रेस खत्म हो गई, वहाँ पे 4-5,000 रिजल्ट गई। जो विधानसभा में पिछले 5 रोज पहले जो एपिसोड हुआ, डोटासरा जी ने कुछ बोला बाहर आकर, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, अशोभनीय है। कम से कम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। और फिर माफी मांगो, आप सुनो, फिर माफी मांगो, कह रहे मैंने नहीं, मैंने क्या, तो पार्टी ने मांगी ना माफी। वो तो आज मान लो RLP की तरफ से कोई कार्यकर्ता गलती करे, मैं कर लूँ, तो उस कार्यकर्ता की अपना आप ही हो गई। जब प्रतिपक्ष के नेता ने मांग ली, सबसे बड़ा वही होता है सदन के अंदर।
जब उसने उनका नाम लेके मांग ली कि भाई डोटासरा जी ने जो गलती की, उसने माफी क्या मांगी कि डोटासरा जी ने जो गलती की उसकी माफी। तो ये तो टीकाराम का तो कद बड़ा उल्टा कि उसने उसका जो वो गलती है अपने ऊपर उसने बेचारे ने ली। तो माफी तो कांग्रेस ने मांग ली, 2 बार मांग ली। तो माफी मांगनी नहीं चाहिए, हमने तो कभी माफी नहीं मांगी, लड़ाई हो भी तो बाहर चले गए, माफिया नहीं मांगी कभी। IAS IPS है सर, अक्सर इन पे भूमाफिया पे जो आरोप लगते हैं, इस तरीके के आरोप लगते हैं, क्या इन्वॉल्व है क्या पूरा? 100% इन्वॉल्व जिन पे आरोप लग रहे हैं 100% है। ब्यूरोक्रेसी में जो नए लड़के आ रहे हैं, ये पुराने जो बैठे हैं, नए लड़के भी कई पैसे के पीछे भाग रहे हैं सेवा को छोड़ के। आप बताओ, कैडर चेंज कराने के लिए, सिर्फ कैडर चेंज कराने के लिए अंतर्जातीय विवाह कर लेते हैं। मन से कुछ नहीं है, लेकिन मेरे को कैडर मेरा ये मिल जाए तो अपना क्या टाइम पास होता रहेगा, तो कर रहे हैं सारे, आप देख रहे हो। तो IAS IPS बहुत कम लोग ईमानदार बच्चे हैं, और नेता 99% से ज्यादा भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त, सारे व्यापारी बन गए, और पॉलिटिक्स में लोग व्यापार के लिए आने लग गए।